की जा रही थी, जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। क्या आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है या नहीं है, पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें फिर आगे बढ़े। तो ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जहां पर ये कहा जाता रहा है कि अप्रैल का महीना प्रधानमंत्रियों के लिए ठीक नहीं होता है, जहां पर ये इतिहास रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। परिस्थितियां चाहे जो भी हुई हो, जमहूरियत के साथ हर हाल में मजाक हुआ है। पाकिस्तान में एक बार फिर से ऐसा हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव में जाने से पहले ही सदन को भंग कर दिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाता है। और ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक सवाल उठने लगा कि क्या ये पाकिस्तान है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और पाकिस्तान की हर हलचल पर हमने निरंतर नजर बनाकर रखी है। आइए जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर इमरान खान की वो जो आखिरी ओवर का आखिरी बाउंसर था, किस तरीके से विपक्ष उसकी चपेटे में आ गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जल्दी जल्दी समझते हैं कि सुपर संडे में हुआ क्या। दरअसल आज पेश होना था अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष पूरी तैयारी में था, लेकिन नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान इमरान खान नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि इमरान खान तो पहले कुछ और खिचड़ी पका रहे होते हैं। प्रस्ताव पर 40 मिनट की देरी से बहस जरूर शुरू होती है, लेकिन इमरान खान नदारद रहते हैं। इमरान के मंत्री चौधरी फवाद ने अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखा। अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने कहा कि दरअसल ये विदेशी ताकत है, विदेशी साजिशों है और अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ डिप्टी स्पीकर ने इसको सीधे सीधे खारिज कर दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अविश्वास प्रस्ताव इधर खारिज किया, उधर बाहरी ताकत को पाकिस्तान में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, यह कहा गया सरकार की तरफ से। और डिप्टी स्पीकर ने भी इसी का हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और इसके बाद इमरान खान ने जनता को संबोधित किया, एक बार फिर से देश के सामने आए और उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान को झुकने नहीं देंगे। नेशनल असेंबली को भंग करने के लिए राष्ट्रपति से अनुशंसा कर दी है और सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भंग भी कर दिया। अब चुनावों के दौर में पाकिस्तान पहुंच गया। 90 दिनों में चुनाव कराए जाने हैं, लेकिन विपक्ष यहीं रुका नहीं है। विपक्ष दरअसल एक बार फिर से इस पूरे के पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक लेकर पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच इस पर कुछ ही देर में सुनवाई करने वाली है। विपक्ष की याचिका 80 ने बेंच का गठन किया है, 5 जजेस हैं जिसमें इस पर सुनवाई होने वाली है। अटॉर्नी जनरल वहां पहुंच चुके हैं, चीफ जस्टिस पहुंच चुके हैं, सरकार की नुमाइंदगी करने वाले लोग पहुंच चुके हैं, विपक्ष की नुमाइंदगी करने वाले लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में सवाल वही है कि पाकिस्तान में ये जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो क्या जमहूरियत के लिहाज से सही हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत दुनिया के सामने है। और ऐसी आर्थिक बदहाली के दौर में एक बार फिर से पाकिस्तान अगर चुनावी दौर में पहुंचता है तो फिर पाकिस्तान का आखिर होने वाला क्या है। हम इन तमाम पहलुओं को समझेंगे कि पाकिस्तान कहां जा रहा है, ये पाकिस्तान है। इसे समझने से पहले आइए जरा चंद बयानात आपके सामने रखते हैं जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हलचल किस तरह आगे बढ़ती गई। जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है या नहीं है, पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें फिर आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। ये इस तरह की साजिश इंशाअल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। तो जो स्पीकर ने आज जो अपनी अथॉरिटी, अपनी जो पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर यूज करके जो फैसला किया है, अब इसके बाद
मैंने अभी से प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम डेमोक्रेट्स अवाम के पास जाएं, अवाम से इलेक्शंस हो, अवाम फैसला करे कि वो किसको चाहती है। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। अब इमरान खान कह रहे हैं कि पैसों की बोली लगी है और लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लेकिन अब जो परिस्थितियां बनी हैं, क्या इसे लोगों के साथ विश्वास कहा जा सकता है? इसी बड़े सवाल के साथ आइए सीधे चलते हैं हमारे आज के अतिथि की तरफ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने फॉरेन डिप्लोमेट और विदेशी मामलों के जानकार वीएस निगम साहब। निगम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधी जो परिस्थिति पाकिस्तान में बनी है, इसके पहले भी मेरी और आपकी बात हो रही थी और आपने कहा था कि देखिए पाकिस्तान का नाम ही अनस्टेबिलिटी है और एक बार फिर से वही इतिहास दोहर गया है। कोई भी ऐसा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अब आज की परिस्थिति में पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। क्या लगता है आपको, चुनाव या फिर परिस्थिति कुछ और होगी? देखिए मैडम, इसको जरा पूरे सिलसिलेवार हमको देखना चाहिए। दरअसल में आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ है वो किसी मायने में भी प्रजातांत्रिक नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि जो आप दिखा भी रहे हैं कि आज पेश होना था अविश्वास प्रस्ताव, तो इसका मतलब है वो हुआ ही नहीं प्रस्ताव पेश, नंबर एक। नंबर दो, जो चीज पेश ही नहीं हुई उस पर वहां के मंत्री बोल रहे हैं। तीसरी बात, स्वयं इमरान खान मौजूद नहीं है, उनके सारे लोग वहां पर मौजूद हैं और कोई भी कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है। और वहां पर एक स्क्रिप्ट जो पहले लिखी हुई थी जी, जो कुछ भी वहां डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और उसके बाद इमरान खान राष्ट्र को संबोधित करते हैं और वहां कहते हैं कि असेंबली को भंग कर दिया गया है और राष्ट्रपति बाद में उसको स्वीकार कर लेते हैं। मतलब ये समझ में नहीं आता यहाँ की कैबिनेट कहाँ गई, इमरान खान को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो अकेले रहते हुए और असेंबली को भंग करने की सिफारिश कर दें। ठीक है, तो जो कुछ भी हुआ है कहीं से भी वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जा सकता। केवल एक बहाना लिया गया है कि आर्टिकल 5A के तहत कि जो एक सरकार जो एक कि कोई भी व्यक्ति जो है राष्ट्र के स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकता है ना, उसको बहाना लिया गया है। इसके कोई प्रमाण भी तो नहीं है जो स्क्रिप्ट में कह दिया गया है। और एक मजेदार बात ये हुई है, जो आर्मी का ये कहना कि जी आर्मी खुश भी हूँ, मैं खुशी इसलिए भी हूँ दरअसल में, जो मुझे ज्यादा खुशी है कि कम से कम आर्मी बैकफुट पर है और डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है। बट आई एम सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन आपको लगता है कि आर्मी वाकई बैकफुट पर है? आर्मी तो वो है जो इस बार सिर्फ अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश करी है, बट बिहाइंड द कर्टन अभी भी कंट्रोल आर्मी के हाथ में। ये तो एक ऐसी परिस्थिति बनी जिसमें आर्मी ने अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, अपने आप को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आप पीछे के दिनों की अगर सिनारियो को देखें, अगर कमर जावेद बाजवा इमरान खान से मिलने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो सबसे पहले दिन जब उनको राष्ट्र को संबोधित करना था बुधवार का दिन था, लेकिन जब वो मिल के आते हैं उसके बाद कैंसिल होता है कि आज संबोधन नहीं देंगे, कल संबोधन देंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, आर्मी को बार बार ये स्टेटमेंट देना ही क्यों पड़ रहा है? सवाल तो ये भी है ना। नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि जिस तरह ये कहा गया इमरान खान को कि आप राष्ट्र को संबोधित नहीं करेंगे, चिट्ठी का जिक्र नहीं करेंगे, अमेरिका का नाम नहीं लेंगे, इनके बावजूद उन्होंने लिया। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये सहमति बनी है, टोटल एग्रीमेंट में है आर्मी और इमरान दोनों कि हम लोग ऐसा करेंगे, या एक और स्क्रिप्ट हो सकता है वो रात को तय की गई हो जिसमें विपक्ष के सारे नेता भी रहे हों और उनको ये कह दिया गया हो कि कल ये होने
जा रहा है और ज्यादा चूचा मत करना। लेकिन जो फेस सेविंग सब लोग अब अपना कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो का भी पहला स्टेटमेंट भी ऐसा ही था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सुमोटो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो कुछ पता नहीं पड़ा, वहां पे एक कंफ्यूजन की स्थिति है। अगर सुमोटो है तो उसके पहले ये क्यों कहा गया बिलावल भुट्टो के द्वारा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमने ये तय किया है। तो ये कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, इसका फैसला कौन करेगा? तो अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा हुआ, आपने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आज जो भी हुआ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है तो क्या कोर्ट उस परिस्थिति में कोई बदलाव ला सकती है जो आज अविश्वास प्रस्ताव खारिज करके संसद को भंग किया गया है? क्या इस परिस्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अभी कोई ऐसा प्रावधान है जिससे इस पूरी परिस्थिति को बदलकर विपक्ष के दौर में एक बार फिर से उस परिस्थिति को लाया जा सकता है? देखिए, संसद की जो कार्रवाई होती है सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं होता, और पाकिस्तान में भी नहीं है ना। लेकिन इस जो असेंबली को भंग करने का जो तरीका है उसको इनवैलिड करार दिया जा सकता है, लेकिन जो कार्रवाई हुई है पार्लियामेंट के अंदर उसको तो इनवैलिड नहीं कहा जा सकता, है ना। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है असेंबली को भंग करने का, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कैबिनेट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल नेशनल जो ब्रॉडकास्ट है या टेलीकास्ट है जो भी कह दो दिन पहले तो इमरान खान ने ये कह दिया था ना कि आप अविश्वास प्रस्ताव या तो वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं सदन को भंग कर दूंगा। तो उन्होंने तो 48 आवर्स पहले ही कह दिया था, और विदाउट कैबिनेट मीटिंग के तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी अपनी कैबिनेट मेंबर्स के साथ, और उसके बाद उन्होंने सामने शहबाज शरीफ के सामने ये प्रस्ताव रखा था। 2 दिन पहले ही उन्होंने ये क्लियर आउट कर दिया था। नहीं तो क्या उन्होंने कैबिनेट से पास करवाया? अगर ऐसा होता तो कैबिनेट पास करवाने के लिए पहले उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए था, और वो पूरे देश को बताते कि हमारे कैबिनेट ने ये फैसला किया है, और वो तो उसी दिन लागू हो जाता, और वो राष्ट्रपति को भेज देते। उन्होंने तो राष्ट्रपति को नहीं भेजी थी वो रिकमेंडेशन, तो वो तो उनका नाटक था, वो तो आउट ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम कहें कि सड़क पे, संसद में नहीं, सड़क पे ये स्टेटमेंट था, और सड़क के स्टेटमेंट को हम कानून नहीं मान सकते। हाँ, वो कह रहे थे वो राजनीति हो सकती है, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स तो नहीं थी, तो इसको तो गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। और अगर इसे गैर कानूनी करार दिया जाता है, अगर ऐसा होता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में आपसे कुछ देर के बाद सुनवाई होने वाली है, तो फिर परिस्थितियां क्या बनेगी रिगम साहब? नहीं, उसी में ये होगा कि असेंबली बरकरार रहेगी, और देखिए जो डिप्टी जो स्पीकर है उन्होंने क्या कहा है कि मैं इसको 6 तारीख तक के लिए स्थगित करता हूं जी। प्रोसीडिंग्स ये है और ये वैलिड है। जो इनवैलिड पोर्शन है उस सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, समझे, और उसी का कॉग्निजेंस उसने लिया होगा कि असेंबली को भंग करना वो गैर कानूनी है, तो उसको बहाल कर सकता है। पहले ऑप्शन ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट उस असेंबली को पुरानी स्थिति में बहाल कर दे, और 6 तारीख को दोबारा से ये संसद का सदन बुलाया जाए, और उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो खारिज किया गया है, जो विपक्ष की डिमांड है, अगर उन्होंने ये डिमांड की है कि इसको रिवाइव किया जाए और इस पर बहस होनी चाहिए, आज तो नहीं हो सकती किसी कीमत पे भी, है ना, तो 6 तारीख को इसको रिवाइव किया जा सकता है। ये ऐसा वो ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, ऐसा ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं, एक तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाई नए सिरे से चुनाव हो जाना चाहिए क्योंकि भंग हो गया है, और धन के मंत्री ये कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से आएंगे। दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात करें तो 8 मार्च के पहले विपक्ष का स्टेटमेंट और 8 मार्च से 27 मार्च के बीच में स्टेटमेंट ये आता रहा कि चुनावी माहौल होना चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। तो अगर ये परिस्थिति ऐसी बन रही है तो यहाँ डर किसे इस वक्त ज्यादा होगा? अगर वर्तमान में चुनाव हो तो किसे ज्यादा नफा नुकसान होगा? मुझे लगा क्योंकि विपक्ष इकट्ठा नहीं है, वो तो इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि भाई इमरान खान को हटाओ, अदरवाइज उनके कोई आपस में संबंध ऐसे तो है नहीं। तो इसमें जो फायदा है वो इमरान खान को ही होना है, जो उन्होंने जो एक विक्टिम कार्ड खेला है, उस विक्टिम कार्ड को वो लेके जाएंगे
और दुनिया को ये बताएंगे, पूरे पाकिस्तान को, कि भाई देखिए मेरी तो सरकार के खिलाफ में और मेरे देश के खिलाफ में ये विदेशी साजिश थी, जिसको अब ये स्पीकर साहब ने जो है ये स्वीकार कर लिया है, और वो कह भी रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन निगम साहब सबसे बड़ा सवाल जनता के है बीच जाएंगे कि और उन्हें इसका फायदा होने वाला है। जमहूरियत का हवाला हर कोई दे रहा है, जमहूरियत का हवाला इमरान खान भी दे रहे हैं, जमहूरियत का हवाला विपक्ष भी दे रहा है, लेकिन ये वही जमहूरियत है जो 186 करोड़ के कर्ज तले दब गई है, जो 2 वक्त की, ऐसे भी लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, कर्जदार हो चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में जब ऑलरेडी आप कर्जदार हो और चुनावी माहौल में फिर आपको कूदना पड़े, क्या ये जमहूरियत के लिए सही होगा? तो किसको चुनेंगे आखिर? आप चुनेंगे तो नवाज शरीफ को चुनेंगे क्या? बिलावल भुट्टो को चुनेंगे क्या? चुनना तो इन्हीं में से है ना। और चूंकि वो पार्टी इन पावर है तो बेनिफिट इसको जाता है। और जो मैंने दोबारा मैं कह रहा हूं, जो विक्टिम कार्ड खेला है और जनता की सिंपैथी धीरे धीरे जैसे 90 दिन गुजरेंगे वो इमरान खान के साथ हो जाएगी, क्योंकि वो अकेला रहेगा और सारा विपक्ष एक साथ रहेगा। और वो अमेरिका जैसी ताकत से टकराने की बात कर रहा है। देखिए ये हमें नहीं भूलना चाहिए, जो बाजवा के स्टेटमेंट आए हैं वो अमेरिका के पक्ष में आए हैं पिछले 24 घंटे में। तो ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जमीन को तैयार कर रहे थे, और ये डेमोक्रेसी के नाम पे अमेरिका ने मना कर दिया होगा, कहना कि नहीं तुम पावर को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो इसीलिए उन्होंने यह पलड़ा झाड़ा कि हमारा लेना देना कुछ भी नहीं। जी जी, और बिल्कुल निगम साहब, तो ये कहीं ना कहीं देखिए कई सवाल हैं, और इन सबके बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर रमेश उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। मेजर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो परिस्थिति अभी पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, देखिए जो हो रहा है वहां पर कई लोग ये कह रहे हैं, जैसे कि अभी निगम साहब भी कह रहे थे, कि बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर मामला पहुंच चुका है। लेकिन इन सबके बीच आज अगर आप दोनों नहीं, मैं सवाल मेरा दोनों के लिए, लेकिन पहले मेजर साहब आपके पास आते हुए, आपने शेख राशिद के स्टेटमेंट को अगर सुना हो तो उन्होंने कहा कि ये देखिए जमहूरियत आवाम की ये जीत है और हम 2/3 बहुमत से इलेक्शन होगा तो हम जीतेंगे। यहां पर उन्होंने कहा कि पीटीआई के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, भारत है जो दुखी हो रहा होगा इस परिस्थिति पर। एक तरफ इमरान खान है जो भारत की विदेशी पॉलिसी की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ उनके मंत्री हैं जो आपकी आज की परिस्थिति में लेकर कहते हैं कि भारत दुखी हो रहा होगा। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? किस कन्फ्रंटेशन की बात हो रही है? फिर यहां पर बड़ा कंफ्यूजन है, खुद आपस में ही लगता है। रमेश उपाध्याय जी, है कि जो कुछ भी वहां की पार्लियामेंट में हुआ है वो गलत हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज, जो विपक्ष है वहां का, वो सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा वो एक अलग चीज है। जो भी फैसला लिया, अगर वो इनको बहाल करता है कि नहीं, जो सेशन चल रहा है वो कंक्लूजन पे आना चाहिए, तो भी, और अगर नहीं लेता है ऐसा कोई स्टैंड, तो भी इलेक्शन में जाना सबसे अच्छा इमरान खान के लिए रहेगा, क्योंकि इससे अगर वो जीत के आते हैं तो वो ज्यादा मजबूत होकर उतरेंगे, और अगर वो हारते हैं तो जनता के सामने हारते हैं। तो दोनों हालतों में, दोनों सूरतों में ये बेटर है कि वो जो प्रेसिडेंट ने वहां का एक्शन लिया है पार्लियामेंट को भंग करके, ये इसको एक बेहतर माना जा सकता है। परिस्थितियां जैसी, ठीक है, यानी अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, अपने आप को पॉलिटिकल बाउंस, उन्होंने बाउंसर एक तरह से चल दिया है, जैसे कहा भी उन्होंने कहा आखिरी ओवर तक खेलूंगा। लेकिन मेरा जो सवाल था मेजर साहब, मेरा सवाल इससे थोड़ा अलहदा था। मेजर साहब, मेरा सवाल थोड़ा इससे अलहदा था। देखिए, क्योंकि अब जो परिस्थितियां हैं पाकिस्तान में, जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट भारत पर, इसलिए भारत में इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ इमरान खान हैं जो लगातार अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में भी भारत की तारीफ करते हैं, भारत की विदेशी पॉलिसी की तारीफ करते हैं, लेकिन आज जब उनके मंत्री शेख रशीद सामने आते हैं,
संसद भंग करने के बाद, तो कहते हैं कि आज जो परिस्थिति हुई है उसमें पीटीआई के कार्यकर्ता नेता तो बड़े खुश हैं, आवाम बड़ी खुश है, जमहूरियत बहुत खुश है, लेकिन भारत के लोग दुखी होंगे, भारत दुख मना रहा होगा। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी, आपस में ही कोई कंपैटिबिलिटी नजर नहीं आती। ये क्या है? ऐसे लोग क्या वाकई पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक है? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उसमें बहुत फर्क रहता है। वो हर व्यक्ति जो वहाँ शासन में आता है वो जमहूरियत की बात करता है, लेकिन वहाँ पे अपनी ऑटोक्रेसी चलाना चाहता है, और वहाँ पे असली जो पावर है वो आर्मी के पास है, ये सभी जानते हैं और ये सारे उनके प्यादे हैं। लेकिन भारत एक जमहूरियत वाला मुल्क है, और जहां तक जमहूरियत रहे वो मैं समझता हूं कि बेटर रहेगा। हमने उनके विदेश मंत्री के राशिद के बयानों पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वहां का जो गड़बड़ी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट सुधारे तो सही है, वरना इलेक्शन हो तो सबसे अच्छा है, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए निगम साहब, आप सेम सवाल मेरा आपसे भी है, भारत के प्रोस्पेक्ट में जो परिस्थितियां हैं। नहीं मैडम जी, हमें इन मंत्री महोदय के जो स्टेटमेंट है उसको बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ये अपने एक तरह के ऊटपटांग स्टेटमेंट के लिए पहले से भी बड़े कुख्यात रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था हमारे पास 250 ग्राम के 200 ग्राम के न्यूक्लियर बम है, ये वही रशीद साहब हैं, ठीक है ना। तो इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है ना। दूसरे भारत देखिए, खुशहाल पाकिस्तान भारत के पक्ष में है, एक अच्छा पाकिस्तान भारत के पक्ष में है। खुशहाल होगा, हम मिलकर काम करेंगे, दोनों डेमोक्रेसी खूब बढ़ेंगी। लेकिन कंगाल पाकिस्तान, बर्बाद पाकिस्तान हमारे लिए सरदर्दी है। और आतंकी पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट सर, बर्बाद पाकिस्तान और आतंकी पाकिस्तान के साथ तो किसी भी टेबल टॉक पर जाना ही नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये है। लेकिन एक सवाल ये भी है, देखिए समय खत्म हो रहा है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आर्मी इस बार जो परिस्थिति बनी है, मेजर साहब, आर्मी कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सारा कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल सिनेरियो है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई आर्मी का कुछ लेना देना नहीं है? पाकिस्तान में आर्मी की हुकूमत है, सामने इश्यूज खड़े हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी वहां का प्राइम मिनिस्टर हो, वहां पर रियल पावर जो है वो आर्मी के पास है। और आर्मी ने कल जो स्टैंड लिया है बाजवा साहब ने, वो टोटल स्टैंड जो है वो अमेरिका के फेवर में लिया है, रशिया के खिलाफ लिया है। और उसने हमारा नाम डायरेक्टली लिया हो या नहीं लिया हो, लेकिन उनका जो टेररिस्ट को लॉन्च करना है या कश्मीर के मुद्दे पे या हमारे यहाँ इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कराने में जो कुछ भी है, उसको उन्होंने कहीं डिनाई नहीं किया है। ये मतलब ये है कि वो सारा का सारा वो करते रहेंगे जी। यानी कुर्सी पर मुखौटा खाली बदलेगा, कंट्रोल आर्मी के हाथ में ही रहेगा और वही परिस्थितियां बनी रहेगी। बहरहाल परिस्थितियां पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कहा जा रही है, कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि सुनवाई शुरू हो जाएगी। 5 जजेस की बेंच इस पर बाकायदा गठित कर दी गई है। चीफ जस्टिस वहां पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान सरकार और विपक्ष के चेहरे भी वहां पहुंच चुके हैं। क्या कुछ फैसला होता है इस पर नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का ही, क्योंकि समय की कुछ सीमाएं हैं। ये पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसने कभी भी अपने प्रधानमंत्रियों को पूरा कार्यकाल करने ही नहीं दिया, और आधे से ज्यादा टेन्योर में अगर देखें तो आर्मी का ही कंट्रोल रहा है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर से उसी दिशा में बढ़ रहा है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। क्या आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है क्या नहीं है, पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े।